बच्चों, विद्यावाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ। तीसरे पाठ का नाम है वहारे हमदर्द, घनश्याम अग्रवाल। देखो बच्चों, पाठ की शुरुआत करने के पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक का परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ और इनका परिचय है। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। यानी देखो, इनके लेखन की विशेषता क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले अध्ययन, यानी जब वह पढ़ रहे थे तब से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और उनकी लेखन की विशेषता यह है कि जो भी घटना वह देखते हैं, अगर उसमें हास्य व्यंग्य है तो उसे वह पकड़ लेते हैं और उसे और धारदार यानी और मजे का कैसा बना देंगे और वैसे बनाकर वह लोगों के सामने उसे पेश करते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ, यानी उन्होंने क्या क्या साहित्य लिखा है। हंसी घर के आईने हास्य व्यंग्य, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह है, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह इत्यादि साहित्य उन्होंने लिखा है। अब हम देखेंगे लेखक पाठ्य संबंधी क्या कहते हैं। तो उन्होंने पाठ्य संबंधी कहा लिखा है कि प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़ी ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। यानी देखो बच्चों, वहारे हमदर्द में एक दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना का वर्णन, उसके बाद उस मरीज को अस्पताल में भर्ती करना और फिर उसको मिलने के लिए आने वालों का तांता, इसके बारे में यह पाठ है। तो देखो, एक दुर्घटना यह कितना गंभीर विषय है, लेकिन लेखक ने उसे हास्य व्यंग्य में ढाला है। वो कैसे, वो हम पाठ पढ़ते पढ़ते देखते जाएंगे। बच्चों, मैं एक एक परिच्छेद पढ़ूंगी और उसे आपको समझा दूंगी, स्पष्ट कर दूंगी। तो देखो, अगर आपके सामने पाठ्यपुस्तक है तो पाठ्यपुस्तक में देखो, नहीं तो सामने स्लाइड पर देखो। मैं पहले परिच्छेद पढ़ूंगी और उसे स्पष्ट करती जाऊंगी। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था। कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यानी देखो, लेखक कहते हैं, लेखक एक भाषण सुनने के लिए गए थे। जाते वक्त अपनी साइकिल लेकर गए थे, तो भाषण सुनकर जब वो वापस आ रहे थे तो उसी साइकिल पर से आ रहे थे। और भाषण जो सुनने गए थे, उस भाषण का विषय था पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी यानी बहुत कम सोचने वाले, यानी स्वार्थी लोग, और समाजवादी समाज के बारे में सोचने वाले लोग। ऐसी अर्थव्यवस्था, इस विषय पर भाषण था। लेखक कहते हैं, वह भाषण सुनकर मैं आ रहा था, इसलिए मेरे साइकिल में जोश था, भाषण का जोश साइकिल में भी भरा था, ऐसा लेखक का कहना है। यह मैं नहीं कह सकता कि मेरी साइकिल जोश में थी या सामने वाली कार गुस्से में थी। दोनों में से किसमें क्या था वो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो था। और इसीलिए दोनों जब एक दूसरे के सामने आए तो दोनों भी एक दूसरे को घृणा की नज़र से, यानी तिरस्कार की नज़र से एक दूसरे को घूरने लगे। और घूरते घूरते उन्होंने क्या किया,
खामखा एक दूसरे को टकरा गए और टकराते ही लेखक कहते हैं कि मुझे ज़रूरत ही क्या थी कि पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच में पड़ने की। मैंने बीच में टांग अड़ा दी तो अपने आप मुझे नतीजा भुगतना पड़ा, मेरी टांग टूट गई, दुर्घटना हो गई। अब लेखक कहते हैं कि दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यानी आज भी यह इंसानियत कायम है, यानी लोग सही है बात कि मनुष्यता इंसानियत अगर जागरूक है तो कोई भी किसी को भी संकट में मदद करता है। तो मदद के लिए कहते हैं कि हाँ ये बात सही है कि कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े, यानी कुछ लोग, मैं संकट में था तो मुझे मदद करने के लिए दौड़े। और क्या हुआ देखिए आगे हम देखेंगे पाठ अगला परिच्छेद। जब उन्होंने उतना ही देखा कि वो साइकिल से गिर रहे हैं और लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इतने में उनका होश खो गया है। जब वह कुछ देर बाद उनकी आंख खुलती है यानी होश में आते हैं तो वह क्या देखते हैं, आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? यानी लेखक कहते हैं कि जब मैंने मेरी आंखें खोली तब मैं एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था और मेरे इर्द गिर्द यानी मेरे आसपास कई लोग खड़े थे। उसमें कई परिचित चेहरे दिख रहे थे तो कोई अपरिचित यानी अनदेखे, यानी इसके पहले मैंने उनको देखा भी नहीं था, ऐसे चेहरे भी वो खड़े थे। और जब मैंने आंख खुली तो सबके चेहरे पर एक उत्सुकता की जो लहर थी वह दौड़ आई और लेखक सब की ओर देखते देखते कराहते हुए पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ? तो उत्तर आता है, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। यानी एक ही दम में एक ये व्यक्ति सारे मैं कहाँ हूँ इस प्रश्न का पूरा सविस्तर उत्तर दे देता है। वह कहता है कि आप सार्वजनिक अस्पताल में हो, सार्वजनिक अस्पताल में ही नहीं तो उसके प्राइवेट वार्ड में हो और आपका एक्सीडेंट हो गया था और आपको ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, आपका एक पैर सिर्फ फ्रैक्चर है और अब घबराने की कोई बात नहीं है। इतना सारा जवाब देता है। लेखक कहते हैं कि एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। यानी लेखक कहते हैं कि उस मरीज को ऐसे लगता है कि जैसे मैं कब होश में आऊं और पूरी जानकारी वह कब मुझे देगा, इसी आवेश में वह खड़ा था और उसका वह उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ तो लेखक को पता चला कि एक टांग टूट गई है, फ्रैक्चर है। तो वो अपनी टांगों की ओर देखते हैं तो क्या दृश्य दिखाई देता है, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, एक टांग सही सलामत थी और दूसरी टांग कहाँ थी, तो दूसरी टांग थी जो रेत की थैली टंगी हुई थी और उसके सहारे एक स्टैंड पर मेरी दूसरी टांग लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। लेखक कहते हैं, लेखक ही है वो, तो उसमें भी उनको मजाक सूझ आता है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे में मैंने दृश्य देखा, एक पैर ठीक है एक पैर टूटा हुआ है उसको लटका दिया है, तो मुझे मुहावरा याद आता है, तैयार मन में होता है कि टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। यानी टांग का टूटने का अर्थ क्या वो बोलते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, और मुझे रहना पड़ा। लेखक को सार्वजनिक अस्पताल के बारे में क्या विचार है देखो। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप फूटा यानी घबरा जाना। लेखक कहते हैं कि अरे बाप रे, मैं सार्वजनिक अस्पताल में हूँ, तो मैं घबरा गया। किस लिए घबरा जाते लेखक, उसके कारण आगे हैं। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है,
और फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के लिए मिलन होने का समय आ गया। लेखक कहते हैं आत्मा का परमात्मा में मिलन होना का अर्थ होता है कि चल बसना। लेकिन लेखक कहते हैं कि अस्पताल शब्द ही एक खतरनाक शब्द है। ये बात सही है कि जो अस्पताल में गया है, भर्ती हुआ है, उसको ही पता है कि अस्पताल कितना खतरनाक शब्द है। तो और उसके साथ साथ वो सार्वजनिक अस्पताल है तो आगे की बात पूछो ही मत। तो अपना हाल बिगड़ ही गया है। और वो कहते हैं अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। लेखक कहते हैं कि मेरी टांग टूटना एक घटना है, जो अनेक घटना घटती है, उसमें से एक घटना घटी है, लेकिन उसमें सार्वजनिक अस्पताल में मुझे भर्ती करना यह मेरी दुर्घटना है, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में होने के कारण ही लेखक को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो उनको बहुत ही वो परेशान हो गए लेखक। और टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। यानी लेखक अब सोच में डूब गए। लेखक कहते हैं मैं भर्ती हो गया तो समाज की रीत है कि जो बीमार है, जो अस्पताल में भर्ती है, तो उसे देखने के लिए जाना पड़ता है, मिलने के लिए जाना पड़ता है। तो मुझे मिलने के लिए लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो कैसे आएंगे? तो उनके ऊपर लेखक को हमदर्दी हो रही है। हमदर्दी हो रही है ने मन में उनके बारे में विचार आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि अब मिलने वाले लोग कैसे कैसे आएंगे, उनके उदाहरण लेखक दे रहे हैं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। लेखक कहते हैं कि यह बात सत्य है कि मिलने के लिए आना चाहिए, लेकिन किस प्रकार आना चाहिए? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मरीज को मिलने के लिए इतनी संख्या में लोग आते हैं और आने के बाद भी इतना परेशान करते हैं कि हर मरीज को आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे मिलने वाले आने के बाद आराम हराम हो जाता है और जिसकी ज़रूरत है वही उसे मिलता नहीं है। कि जो मरीज है उसे आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन आराम से ही मरीज वंचित हो जाता है। तो देखो आगे लेके क्या कहते हैं। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं। और लेखक कहते हैं जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड पे क्या अंतर है। जनरल वार्ड में एक होता है, बहुत सारे मरीज होते हैं वहाँ। प्राइवेट वार्ड में कैसे एक को एक कमरा दिया जाता है, और जनरल वार्ड में एक ही बड़े से हॉल में बहुत सारे मरीज होते हैं। तो उनको मिलने के लिए एक के बाद एक किसी ना किसी जो खटिया पर कोई आता गया जाएगा, तो पूरा हॉल हमेशा परेशान रहेगा। इसके लिए जनरल वार्ड को एक समय दिया जाता है, शाम के 4 से 5 या शाम के 5 से 6 बजे तक ही अंदर जाकर मरीज को मिलकर आ सकते हो। तो वहाँ 1 घंटे में जितने मिलने वाले आने दो, 1 घंटे में आते हैं, सब मिलकर वापस चले जाते हैं। वो नहीं निकले तो भी निकाला जाता है, तो फिर उसके बाद मरीज शांति से आराम कर सकता है। लेकिन प्राइवेट वार्ड में वैसा नहीं होता। प्राइवेट वार्ड उनके लिए होता है, तो उनका कोई भी मरीज, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मित्र कभी जब चाहे तब आ सकता है और जा सकता है। आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे, आगे का पाठ देखेंगे, हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, अब जब जी चाहे जाओ। यानी लेखक कहते हैं कि प्राइवेट वार्ड यानी खुला निमंत्रण है।
अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, परिचितों को, सबको कि आओ और तुम्हें जब जी चाहे जाओ, जब तक आपको रुकना है वो रुको, और उतने दिन उस मरीज को तंग करो और मरीज का आराम हराम करो। जब जी चाहे जाओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। यानी विचार से ऐसे लगता है लेखक को कि बाप रे, अब मिलने वाले आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, क्या करेंगे, कौन सा बदला लेंगे। इस विचारों से उन्हें लगता है कि बाप रे मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। यानी इतना डर लगता है उनके मन में, इतना डर आता है। फिर मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या और कुछ टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यानी लेखक कहते हैं मुझे मिलने के लिए तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन उसमें सबसे पहले कौन लोग आए? जो कोई अस्पताल में भर्ती था, किसी की टांग टूटी थी या और कुछ हिस्सा टूटा था और मैं उनको मिलने के लिए गया था। वो सब लोग सबसे पहले मुझे मिलने के लिए आए। जैसे कि वो लोग आकर बता रहे थे, एक बार मैं बिस्तर पर पड़ा था, तू चलते चलते मुझे मिलने के लिए आया था, मुझे बता रहा था जैसे कि मैं कैसे हट्टा कट्टा हूँ, तू कैसा घिरा पड़ा है। वैसे ही आज वो लोग आकर मुझे यही बता रहे थे जैसे कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, तब हम पर था, आज तुझ पर वक्त आया है। यह बताना चाहते हैं लेखक, और इसीलिए लेखक को बहुत दर्द होता है। आगे का पाठ देखेंगे। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। और ये बात सत्य है। एक मरीज है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ तो शरीर में दर्द है, कहीं ना कहीं। लेखक की टांग टूटी है तो लेखक को टांग में दर्द होगा, किसी का पेट दर्द है, किसी का सिर दर्द है, तो वहाँ उसका दर्द होता रहता है। वो अपने अपने दर्द से परेशान रहता है, उसको ऐसे भी नींद आती नहीं है, और उसमें भी दर्द सह सह कर कभी ऐसे आँख लगने लगे कि कोई मिलने वाला आ जाता है और आते ही वह तुरंत उसे जगा देता है। ऐसा होता है खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। और जो औपचारिकता यानी जैसे कि जाना चाहिए बाबा, वो अपना रिश्तेदार है, वो गिरा पड़ा है, उसकी टांग टूटी है तो उसको मिलकर एक बार आना चाहिए, वो अपना कर्तव्य है। ऐसे यानी औपचारिकता, यानी मन में कोई भावना नहीं है, दुख नहीं है, अथवा कुछ जो है आपसी बात नहीं है, सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए वो आया था, मुझे जाना चाहिए, वो है अपना कोई तो उसे एक बार मिलना चाहिए, ऐसी भावना लेकर वो आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। जैसे कभी बाहर वापस मिले तो यह होना चाहिए कि हाँ मैं तुम्हें मिलने के लिए आया था ना, आप कैसे हो, बस यह दिखाने के लिए आते हैं, अपनी सूरत दिखाने के लिए। तो सूरत दिखानी है तो मरीज को जागना ही पड़ेगा, और मरीज को मिले बिना, उसको देखे बिना, उसको दिखाई देने बिना वो नहीं वापस जाएंगे। और ऐसे ही एक दिन लेखक एक तय करते हैं। क्या तय करते हैं? कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। वो सोचते हैं नींद लगे या न लगे, मैं अपनी आंखें बंद करके पड़ा रहूँगा, कोई भी आए मिलने के लिए मैं अपनी आंखें खोलूँगा ही नहीं। और हुआ क्या देखो, बहुत ही बेकार बात हुई है, और लेखक को उसमें हंसी मजाक सूझ रहा है। चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। यानी लेखक के
और देखो लेखक ने जब तय किया था कि आज कोई भी मिलने के लिए आए, मैं अपनी आंखें खोलूंगा नहीं, और वो नींद में नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपनी आंखें बंद की है। और ऐसे में क्या हुआ कि उनके ऑफिस के ही बड़े बाबू आए। आते ही वो देखते हैं कि मरीज एकदम शांति से सोया हुआ है, और अब उनको वापस जाना चाहिए क्योंकि मरीज को नींद लगी है तो उसकी नींद पूरी होना जरूरी होता है। लेकिन वो वापस नहीं जाते। वो सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा ही वापस गया तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ आकर गया हूँ, इसके लिए उनको जगाना जरूरी है। और वो क्या करते देखो, अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। पहले उनके कंधे को, उनके शरीर को पकड़कर उनको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना शुरू कर देते हैं कि वो जाग जाए। लेकिन लेखक ने तय किया था कि मैं आज आंखें खोलूंगा नहीं, इसलिए वह हिलाने के बाद भी उनको पता चल रहा है, लेकिन वह अपनी आंख खोलते ही नहीं है। और क्या होता है देखो, फिर जब उस बड़े बाबू को पता चला कि हिलाने के बाद भी ये नहीं उठ रहे, तो वो क्या करते, फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। और देखो कितना बेदर्दी काम है। वो जिस पैर टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ हिस्सा जो है उस हिस्से पर पकड़ते और जोर से दबाते हैं। तब तो लेखक को आंखें खोलनी पड़ी होगी, क्योंकि दर्द के मारे उनकी जान चली जा रही होगी। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वह मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखो दर्द इतना भयानक हुआ, और वह आंखें खोल देते हैं तो वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि कहिए अब दर्द कैसा है। अब दर्द कैसा है, कौन सा, टूटी हुई टांग का या आपने अभी दबाया हुआ दर्द कैसा है, क्या पूछ रहे हो। और वो भी हंसकर मुस्कुराते हुए कहते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, यानी अपना काम धाम सब निपटा कर फिर दोपहर के समय अपनी नींद लेकर, कभी अपना काम निपटा गए, चलो आज दोपहर की नींद की जगह मिलकर आएंगे, यानी अपनी फुर्सत से अपनी खाली समय पर आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। और देखो उनकी कोई रिश्तेदार या पहचान वाली है जो सोनाबाई, वह उनको देखने के लिए आई। कैसी आई है, अपने 4 बच्चों को लेकर आई है। और 4 बच्चों को जब एक साथ लेखक देखते हैं तो लेखक को तभी लगता है कि एक तो दुर्घटना मेरे साथ हुई है, अब और दूसरी दुर्घटना आज होगी ही, ऐसा उन्हें लगता है। आते ही उन बच्चों ने क्या किया देखो, पहले आते ही लेखक की ओर इशारा करते हुए सोनाबाई कहती है, ए देखो चाचा जी। जैसे लेखक यहाँ एक मजाक करते हैं कि चिड़ियाघर में जाने के बाद जैसे माता पिता अपने बच्चे को बोलते हैं, ओ देख भालू, ओ देख टाइगर, ओ देख लायन, इस प्रकार उन 4 बच्चों को सोनाबाई दिखाती है, ए देखो चाचा जी। और वो जैसे बंदर को दिखाएंगे, भालू को दिखाएंगे, वैसे उन्होंने मुझे दिखाया, ऐसा लेखक कहते हैं। अगला परिचित देखेंगे। अब बच्चे हैं, बच्चों को अस्पताल हो या कोई मरा हुआ हो, उनको क्या है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों का काम है समय मिले तो खेले, तो बच्चों ने वहाँ खेलना शुरू कर दिया अस्पताल में। अब खेलना कौन सा है, एक बच्ची कुर्सी पर, एक उसमें से जो 4 थे उसमें से एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर चढ़ा। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। एक लड़का जो था एक कुर्सी पर चढ़ा, एक मेज पर चढ़ा। उनके पास एक छोटी लड़की थी, वह दवा की शीशी हाथ में लेकर कथकली डांस करने लगी। और तब तक ये तीनों की ओर लेखक देख रहे हैं, तब तक रप रप की आवाज आती है और लेखक का ध्यान टूटता है। लेखक घबराए हुए इधर उधर देखता है तो उनमें 4 बच्चे आए थे, उनमें से एक बच्चा था। वह क्या कर रहा था, क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। जो
लेखक ने कहा, पहली बार की लेखक की टांग लटकी हुई है और दूसरी ओर जो रेत की थैली लटक रही है, उस पर वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अब लेखक बहुत घबरा गए। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। अब लेखक उस चौथे वाले लड़के को बोलने वाले थे, अरे रुको, ऐसा मत मारो, ऐसा मत करो, ये कहने के लिए वो मुंह खोलने वाले थे। उसके पहले ही यहाँ दवा की शीशी पटकने की आवाज आई। कांच की शीशी थी तो टूटने की आवाज आई और दवा की शीशी टूटी है, दवा नीचे गिर गई है और सोनाबाई देखो क्या करती है। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ। देखो लेखक इतने परेशान है, 4 बच्चे आए हैं, उधम मचा रहे हैं और सोनाबाई कहती है कि अरे पेड़े निकालो, क्योंकि दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई, ऐसा समझा जाता है और इसलिए मेरी बेटी ने तुम्हारी दवा की शीशी तोड़ दी तो अच्छा काम किया, दवा गई तो आपकी बीमारी गई, तो पेड़े खिलाओ। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, वह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर ही भीतर कांप गया। यानी लेखक कहते हैं कि इतना सारा नाटक कर बच्चे जब जा रहे थे, सोनाबाई उनको लेकर जा रही थी, तो जाते जाते वह कहती है कि मैं वापस आऊँगी। ये सुनकर ही लेखक कांप उठते हैं। कांप उठना यानी बहुत डर जाना, बहुत डरते हैं, बाप रे ये वापस आएगी और कैसे आएगी और क्या क्या होगा इसके लिए। फिर आगे अगला पार्ट देखेंगे। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर ये रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। यानी लेखक कहते हैं कुछ कुछ लोग तो मिलने की हद कर देते हैं। कैसे कैसे लोग आते हैं जो दूसरे गांव से आते हैं, उनके बारे में लेखक कह रहे हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। लेखक का जो प्राइवेट कमरा था, तो एक कमरे के सामने टैक्सी आकर रुक जाती है। टैक्सी रुकते ही उसमें से एक व्यक्ति निकल आती है। इस व्यक्ति का रवैया देखो कैसे है। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर सिर रख कर औंधा पड़ा। यानी जो उल्टा सिर उनके अपना जो कपोला है वो उनके छाती पर रख कर वह रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। और ऐसे करके रो रहा है। लेखक भी उस मिलने आए हुए रिश्तेदार की ओर देख ही रहा है। इतने में क्या हुआ कि मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, मुझे क्या हुआ है। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। यानी लेखक अंदर ही अंदर कहते, अरे मेरी टांग टूटी, मेरे साथ दुर्घटना हुई, तुम्हें क्या हुआ इतना जोर से रोने के लिए। लेकिन वो जोर से नहीं बोल रहे हैं, तो थोड़ा वो रो देते हैं और उनका जी भर जाता है। तब वह शांत हो जाते हैं और मुंह गड़ाए रोना उनका बंद हो जाता है। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। और ऐसे उनके छाती पर सिर था, तो उठाकर जब वह लेखक की चेहरे की ओर देखते हैं तो उनके चेहरे की ओर देखते ही वह एकदम चुप हो जाते हैं। और क्योंकि उनको कुछ अलग सा महसूस होता है। देखो महसूस क्या हुआ है कि उनको पता चला कि जिसको मैं मिलने के लिए आया हूँ वह है ही नहीं, और इसलिए वो चुप हो जाता है। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। और देखो इतने ज़ोर से रोया था, इतने मन लगा कर रोया था, चुपचाप हो जाता है और कहता है कि अरे मैं जिसे मिलने आया था वो तुम नहीं हो, शायद मैं गुप्ता जी को मिलने आया था, गुप्ता जी का कमरा आपके बगल वाला होगा। और है अच्छा भाई माफ़ करना, ऐसे हंसते हुए
यानी उनका रोना कितना तकलातू था और हंसना कितना तकलातू है वो देखो। वो हंसते हुए माफ करो कहते कहते उस कमरे से बाहर निकल जाता है और बाजू वाले कमरे में घुस जाता है। लेखक को बाजू वाले कमरे से भी वही आवाज़ आती है जो थोड़ी देर पहले उसके कमरे से आई थी। कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। अब देखो लेखक कहते हैं कि जब मैं देखा सोचने लगा अथवा सुनने लगा तो जैसी आवाज़ मेरे कमरे से रोने की आ रही थी वह अब बगल वाले कमरे से आने लगी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। वो आदमी पर गुस्सा आया ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा लेखक को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया, क्योंकि पत्नी ने एक ऐसा काम ही किया था। क्या काम किया था? क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दिए थे। यानी लेखक की पत्नी को लगता है अरे अपने पति के कोई करीबन मित्र या रिश्तेदार होंगे, मैंने नहीं देखा हुआ तो क्या हुआ। इसके लिए वह तुरंत जाकर उस टैक्सी का भाड़ा जो था, किराया जो था, वह देकर आई थी। इसलिए लेखक कहते ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था मेरी पत्नी पर। आगे का पाठ देखेंगे। हमदर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। यानी कभी कभी होता है ना, हमारे रिश्तेदार होते हैं लेकिन हम उनसे मिलना नहीं चाहते। ऐसे कुछ रिश्तेदार हमारे बीच में होते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसे वक्त पर वो लोग जरूर मिलने के लिए आते हैं जिनका हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। और ऐसे समय में हम कहीं जा भी नहीं सकते और हम उन्हें टाल भी नहीं सकते, क्योंकि टांग टूटी है, पड़े पड़े हैं। तो वो आकर बैठेंगे, जितनी चाहे देर बैठेंगे और वापस चले जाएंगे, और तब तक हमें उनको सहना पड़ेगा। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी कविता यानी जिसको ज़्यादा अर्थ नहीं है, ऐसी कविता, जिसको ज़्यादा लय नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है, ऐसी कविताएं वो करते हैं। ऐसे कवि है। अब देखो क्या हुआ, मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। कभी भी वह गांव में इधर उधर घूमते वक्त मिले तो जब अगर कवि लाम से दिखाई दे तो वह दूर भागकर खड़े हो जाते थे कि वहाँ उनके सामने रुकते ही नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। यानी उनको लगता था कि 10-20 कविताएं सुनाए बिना वो छोड़ने वाले नहीं है। इसके लिए वो कभी दिखाई दे तो वो दूर से ही भागते थे। लेकिन एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, आते ही कहने लगे, और अब लेखक की टांग बंधी हुई है, टंगी हुई है, और ऐसे में वो कवि आए हैं। और आते ही वो क्या कहते हैं, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। का मतलब मैं इसके पहले भी आपको मिलने के लिए आना चाहता था, लेकिन सम्मेलन में व्यस्त होने के कारण मैं नहीं आ पाया। और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है और कसम से सत्य है। मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, यानी 4-5 दिन मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। और इसका एक उदाहरण है कि मैंने आप पर एक कविता बनाई है। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। 4-5 दिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा और इसके लिए रात को मुझे नींद भी नहीं आई, और रात में मैंने तुम पर एक कविता लिखी है। वो यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। और वो जो कविता उन्होंने बनाई थी वो सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टांग टूट गई है टांग, मोटार वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता की 3 ही पंक्तियाँ पढ़ी है। अब देखो, कवि की लेखक की टांग टूटी है, कार से अपघात होने से टूटी है। अब शिलांग का यहाँ क्या संबंध है, लेकिन उन्होंने एक कविता बना दी है। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही थी, कहो कविता कैसी रही। यानी जैसे कवि कहते हैं कि दोनों आंख से कवि
देख रहे थे लेखक को, तो पूछ रहे थे कि मैंने तुम्हारे ऊपर कविता लिखी है, वो कैसी है। और दूसरी आंख कह रही थी कि बोल बेटा, अब भी तुझे मुझसे भागना है। यानी जैसे आंख पूछ रही थी, अभी भागेगा मुझसे तू? यानी तू भागना चाहता है तो भी नहीं भाग सकता। मैंने जल्दी से चाय पिलाई, लेखक ने चाय पिलाई और उनको भगा दिया, और यह कहते हुए कि फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। विदा करना यानी उनको वहाँ से जाने के लिए कहना। वो कहते हैं कि मैंने विदा किया और कहा कि फिर कभी मैं तुम्हारी सारी कविताएं सुनूंगा। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लेखक कहते हैं कितना सारा अनुभव मैंने ले लिया, अब मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर कभी जन्म में मेरे साथ दुर्घटना दोबारा होने वाली है तो वह दुर्घटना ऐसी जगह पर करना जहाँ मेरा कोई हमदर्दी नहीं होगा। यानी लेखक क्या कहते हैं, अगर मुझे मेरी दूसरी टांग तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले। और इसलिए जब मैं दोबारा कभी अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगा तो मेरे आसपास कोई रिश्तेदार, कोई हमदर्दी नहीं होना चाहिए। यही मेरी इच्छा है। ये भगवान से बैठे बैठे लेखक प्रार्थना करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ इस पाठ का स्पष्टीकरण पूरा हुआ है, और पाठ के नीचे जो शब्दार्थ दिया है, शब्द संसार दिया है, वही यहाँ दिया है। यह शब्द संसार यानी शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ, तो वह लिख लो, और उसके बाद हम पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। चलो बच्चों, अब हमने शब्दार्थ, शब्द संसार देखा, अब देखेंगे पाठ का स्वाध्याय। देखो बच्चों, मैं पूरा पाठ का स्वाध्याय आपको हल करके दे रही हूँ, लेकिन आपका काम है हर प्रश्न आकृति सहित अपनी काफ़ी में, कापी यानी नोटबुक और कलम यानी पेन, नोटबुक और पेन लेकर पूरा स्वाध्याय आकृतियों में पूरा करना। तो पहला स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। पहली विशेषता है, औपचारिकता निभाने वाले लोग आते हैं। दूसरी विशेषता है, मरीज से हमदर्दी नहीं होती तो भी एक अपना काम करने के लिए वो आते हैं। तीसरा है, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोग अपनी फुर्सत से आते हैं। और चौथी विशेषता है कि सूरत दिखाने वाले आते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? प्राइवेट अस्पताल में और सार्वजनिक अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल महंगा होता है और सार्वजनिक अस्पताल किफ़ायती यानी कम खर्चे में होता है। प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड। प्राइवेट वार्ड में समय का बंधन नहीं होता और जनरल वार्ड में समय का बंधन होता है। एक निश्चित समय पर ही मिलने के लिए आना पड़ता है। उसके बाद तीसरी कृति है, आकृति में लिखिए, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। पहली शरारत है, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरी मेज पर। दूसरी शरारत है, लड़का रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। तीसरी शरारत है, छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। और चौथी शरारत है, लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। इस प्रकार की 4 शरारतें हैं। इसके बाद 4 नंबर की कृति है, कारण लिखिए। अब कारण लिखिए में पहला कारण पूछा है,
लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया क्योंकि उनकी पत्नी ने मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। दूसरा कारण है, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़नी जहां कोई परिचित ना हो। इसका उत्तर है क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले, और ऐसे लोग वहां नहीं होंगे, इसलिए ऐसी जगह पर टांग तोड़ना। पांचवी कृति है, शब्द समूह के लिए एक शब्द चाहिए। पहला प्रश्न है उसमें, वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर। दूसरा है, जहां मुफ्त में भोजन मिलता है, सदावर्त। अब अगली कृति है, शब्द बनाना है। देखो शब्द दिया है दर्द, उससे उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग यानी शब्द के पहले लगता है, वह शब्द के पहले कुछ वर्ण लगने के बाद जो शब्द बनता है वह उपसर्ग शब्द होता है। दर्द से बनता है बेदर्द, और प्रत्यय यानी दर्द के बाद जो कुछ शब्द लगकर शब्द बनता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वाला शब्द बनता है दर्दनाक। वैसे ही निश्चित के लिए उपसर्ग वाला शब्द है अनिश्चित, और निश्चित से प्रत्यय वाला शब्द निश्चितता। अगला है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब अपने स्वमत लिखना, यानी अपने मन की भावनाओं को प्रदर्शित करना। स्वमत का प्रश्न बच्चों आपको प्रश्न पत्र में 2 अंक का होता है, जिसमें आप अपना मत लिखोगे। स्वमत, स्व यानी स्व, और मत यानी अपने विचार लिखना। तो यहाँ है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। आपको क्या क्या लगता है वो लिखना चाहिए। मुझे क्या लगता है वो मैंने दिया है, आपको वो सही लगे तो आप मुझे ये अच्छा लगता है कह के लिख सकते हो, अथवा कुछ बदलाव करना है तो भी करिए, लेकिन सोच समझ कर करिए। अब देखेंगे हम, मरीज को निर्धारित समय में ही मिलने जाना चाहिए। मरीज की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। एक साथ अनेक लोगों को मरीज को मिलने जाना नहीं चाहिए। वहाँ फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ औपचारिकता जताने के लिए नहीं जाना चाहिए, और सहानुभूति की भावना से मिलने जाना चाहिए, यानी आत्मीयता और सहानुभूति की भावना होनी चाहिए मिलने वालों को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ प्रश्न दिया है पुस्तक में, निम्नलिखित भाषा बिंदु है। भाषा बिंदु यानी व्याकरण का प्रश्न होता है। यहाँ भाषा बिंदु है संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। यहाँ प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। बच्चों मैं मेरे अनुभव से बता रही हूँ कि आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण का उपभेद बताना नहीं है। आपको जो वाक्य दिया जाता है उसमें जो रेखांकित शब्द है वह संज्ञा सर्वनाम या विशेषण कौन से प्रकार का है वही बताना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ आपको जो संज्ञा है उनके भेद नहीं दे रही हूँ। वैसे ही इसके नीचे वाला प्रश्न है सर्वनाम का, वहाँ भी मैं भेद नहीं दे रही हूँ, क्योंकि 10वीं में नहीं, 8वीं 9वीं 10वीं में यह प्रश्न भेद के लिए नहीं पूछा जाता। सिर्फ ये पूछा जाता है कि दिया गया शब्द कौन से शब्द भेद का है, यानी संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, इतना ही आपको लिखना है। तो बच्चों देखो, पहला वाक्य है, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। इसमें संज्ञा शब्द है सोनाबाई और बच्चों। दूसरा शब्द है गाय बहुत दूध देती है। इसमें संज्ञा शब्द है गाय और दूध। तीसरा वाक्य है, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो इसमें संज्ञा है ईश्वर और प्रार्थना। चौथा वाक्य है, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। चौथे वाक्य में संज्ञा है सैनिक और टुकड़ी। 5वां वाक्य है,
सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। तो इसमें है सोना और चांदी। इसके बाद वाला वाक्य है गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा। गोवा और तरंगायित ये दो संज्ञाएं हैं। सातवां वाक्य है युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। इसमें संज्ञा है युवक और बचाव। उसके बाद आठवां वाक्य है आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। यानी इस वाक्य में संज्ञा है विदेश और भ्रमण। और 10वां वाक्य है सागर का जल खारा होता है। सागर और जल। 9वां वाक्य रह गया इस कहानी में भारतीय समाज का चित्र मिलता है। कहानी और समझ। और 10वां वाक्य सागर और जल। इस प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न भाषा बिंदु में दिया है पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मैंने पाठ से 5 संज्ञाएं ली है और उनके वाक्य भी बना कर दिए हैं। आप ऐसा कीजिए, ये 5 वाक्य लिख लीजिए और प्रैक्टिस के लिए और 5 संज्ञाएं इसमें ढूंढिए और 5 वाक्य लिख लीजिए। वाक्य आपने बना लीजिए, उतनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और किसी को अगर लगता है कि मैंने बनाया वो वाक्य सही होगा या नहीं, तो आप इन्हीं वाक्यों को बार बार पढ़कर प्रैक्टिस कर परीक्षा में लिख सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो देखो पहली संज्ञा मैंने ली है अस्पताल। अस्पताल में मरीजों पर इलाज किया जाता है। दूसरा वाक्य है मरीज दवाइयाँ खाकर ठीक होते हैं। तीसरी संज्ञा मैंने ली है मित्र। हर एक के जीवन में मित्र होना जरूरी है। चौथा वाक्य आँख हमें दुनिया दिखाती है। और 5वां टांग ही हमें दुनिया घुमाती है। इस प्रकार हमने देखे संज्ञा और संज्ञा के वाक्य। अब इसमें तीसरा प्रश्न है सर्वनाम का। यहाँ भी लिखा है सर्वनाम ढूंढकर यहाँ उचित प्रयोग कीजिए। तो मैं उचित प्रयोग करके दिखा रही हूँ हर वाक्य में। पहला वाक्य डैश सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। तो यहाँ सर्वनाम आएगा वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। दूसरे वाक्य में आएगा हाँ तुम बाजार जाओ। तीसरे वाक्य में आएगा वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। चौथा वाक्य इसे लेकर तुम क्या करोगे। 5वां वाक्य है हृदय तुम्हारा है तुम उधार हो। 6ठा वाक्य है लोग अपना कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। 7वां वाक्य है वह रिसॉर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया है। 8वां वाक्य है इसके बाद हम लोग 10 लोग दिन भर पंजी देखते रहे। 9वां वाक्य है मैं इसके पहले उसे मना करता। और 10वां वाक्य है काम करने के लिए कहा है तुम करो। अब इसका चौथा प्रश्न भाषा बिंदु का क्या है। तो भाषा बिंदु का चौथा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्वतंत्र वाक्य यानी अपने वाक्य में, क्योंकि पुस्तक से आप सर्वनाम ढूंढोगे तो पुस्तक में वो वाक्य तो मिलेगा, लेकिन आपको यह वाक्य नहीं लिखना है, तो आपको अपने मन का पुस्तक का वाक्य नहीं लिखना है। तो इसके लिए मैंने उनके भी वाक्य लिख कर दिए हैं, थोड़े ध्यान से देखो। अगर अच्छे लगे तो वही लिखो, अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हो तो करो, लेकिन हिंदी की दृष्टि से वाक्य शुद्ध होना बहुत जरूरी है। सर्वनाम के वाक्य। पहला सर्वनाम मैंने लिया है मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। दूसरा वाक्य है आप हमारे मेहमान हो। तीसरा वाक्य है ये लोग आज ही आए थे। चौथा वाक्य
तुम्हें किसको मिलना है? प्रश्न चिन्ह है लेकिन प्रश्नात्मक वाक्य होता है। 5वां, तुम्हारा। तुम्हारा काम ही बच्चों की सेवा करना है। बच्चों, इस तरह यहाँ वहारे हमदर्द पाठ पूरा होता है। पाठ का जितना हो सके आसान स्पष्टीकरण मैंने कर दिया है। साथ साथ पाठ के साथ जो भी स्वाध्याय है उसके सब के उत्तर मैंने दिए हैं। उसके बाद भाषा बिंदु के भी सब उत्तर मैंने दिए हैं। अब बच्चों, आपका काम है कि इस पाठ को एक बार नहीं तो दोबारा इस वीडियो को शुरू करो और पाठ को समझा लो, अच्छी तरह से समझा लो, और उसके बाद आप भाषा बिंदु को भी लिख लो और पूरा जो भी लिखित लेखन कार्य है वो अपनी कापी में पूरा करो और बार बार इस वीडियो को सुनते रहो। तो आपको 10वीं का पेपर जो मार्च का होगा वो हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप बहुत आसानी से उत्तर लिख पाओगे। इसके लिए सिर्फ आपको करना है बार बार इन प्रश्नों को पढ़ना है, इस वीडियो को देखना है और पढ़ाई करते रहना है। बच्चों, यहाँ वहारे हमदर्द ये पाठ पूरा होता है। जल्द ही हम आने वाले हैं अगली कविता मन लेकर। बच्चों, मन कविता की अलग विशेषताएं हैं, वो देखने के लिए जल्द ही मिलेंगे। तब तक इंतज़ार में रहो। धन्यवाद बच्चों, जल्दी मिलेंगे।